हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग को। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट क्या है, साइटोसोलिक लीफलेट क्या है, एंड देन हम समझेंगे कि यहाँ पर मिसेल फॉर्मेशन कैसे होती है, लाइपोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड देन फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, इनका क्या काम होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंप्लीट फंक्शनिंग है उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हम कवर कर रहे हैं, जो नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं इस लेक्चर के लिए, ये नोट्स पाथफाइंडर एंड आईएफएस के हैं। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इनका बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट एंड साइटोसोलिक लीफलेट क्या होती है। तो हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन करते हैं हम। मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि हम फैटी एसिड्स कह सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन टेल। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट कौन सी है एंड साइटोसोलिक लीफलेट कौन सी है। तो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट लिपिड बाइलेयर में वो होती है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ हो, राइट, जो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसकी तरफ हो, उसे हम कहते हैं नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। तो यहाँ पर ये वाली जो लीफलेट है इसे हमने कह दिया नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। और ऐसे ही वो लीफलेट लिपिड बाइलेयर की जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट सेल के यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोसोल की तरफ है, उसे हम कहते हैं साइटोसोलिक लीफलेट। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट क्या है एंड साइटोसोलिक लीफलेट क्या होती है। अब हमें यह समझना है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो नॉन साइटोसोलिक साइड है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा कि वो नॉन साइटोसोलिक साइड है। ऐसे ही जो साइटोसोलिक साइड है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इनके अंदर हमें किस टाइप की इंट्रैक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें फिर इंट्रैक्शन की बात करते हैं। जो एक लीफलेट के अंदर, सिर्फ एक लीफलेट की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल लीफलेट के अंदर हमें किस तरीके की इंट्रैक्शन देखने को मिलती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल लीफलेट बनाई है। ये कोई सी भी लीफलेट हो सकती है, नॉन साइटोसोलिक भी हो सकती है एंड साइटोसोलिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हमें, ये वाली जो इंट्रैक्शन हमें देखने को मिल रही है, ये कौन सा फोर्स है, कौन सी इंट्रैक्शन है? तो ये होता है वंडरवाल फोर्स। ओके, वंडरवाल फोर्स। सो वंडरवॉल फोर्स या फिर वंडरवॉल इंट्रैक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये एक सिंगल लीफलेट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, ये फोर्स जो है, ये एक सिंगल लीफलेट, चाहे वो साइटोसोलिक हो चाहे वो नॉन साइटोसोलिक हो, उन दोनों के एक लीफलेट के स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करने के लिए वंडरवॉल फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने फिर से एक लिपिड बाइलेयर बनाई। अब यहां पर बाइलेयर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हमें वो समझना है। सो यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये फोर्स है, राइट, यहां पर कौन सा फोर्स जो है वो काम कर रहा है? तो यहां जो फोर्स काम कर रहा है उसका नाम है हाइड्रोफोबिक फोर्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कह सकते हैं आप, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पर कैसे काम कर रही है? देखिए यहाँ पर ये जो टेल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फैटी एसिड की टेल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, यानी कि वो वाटर को अवॉइड करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हेड है, जो पोलर हेड है, ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, इसलिए ये जो वाटर है उसकी तरफ फेस करके रखता है, एंड जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस करके रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन पूरी बाइलेयर के जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। एंड जो इंट्रैक्शन एक सिंगल लीफलेट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया, वेरी गुड। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं मिसल फॉर्मेशन की। ठीक है, तो मिसल क्या होते हैं, मिसल फॉर्मेशन की?
सो सबसे पहले समझ लेते हैं मिसेल फॉर्मेशन करते कौन से लिपिड्स हैं। सो स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स जो हैं वो मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स ही क्यों करते हैं मिसेल फॉर्मेशन। पहले मिसेल की बात कर लेते हैं कि मिसेल क्या होता है, मिसेल कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने पहले भी समझा है। देखिए, जब यहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना ले और बीच में जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो एक साथ आ जाएं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल। इसे हम कहते हैं मिसेल। एंड मिसेल की फॉर्मेशन के लिए जो लिपिड रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो वो हैं स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। कल हमने समझा था कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं एंड फोस्फोलिपिड्स होते हैं। फोस्फोलिपिड्स की फर्दर 2 टाइप थी। ठीक है, स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स एंड ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। तो स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स के पास सिर्फ एक फैटी एसिड की चेन थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फैटी एसिड की हमें चेन देखने को मिल रही है और ये जो है मिसेल फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स हैं वो कभी भी मिसेल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो बल्कि स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास 2 यहाँ पर जो है फैटी एसिड की चेन हो जाएंगी। ठीक है, 2 हाइड्रोकार्बन चेन होने की वजह से यहाँ पर मिसेल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ओके, तो अब समझते हैं कि जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट? क्योंकि स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स अगर मिसेल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स हैं वो भी तो कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगी उसे कहते हैं हम बाइलेयर। ओके, सो वो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? तो वो फॉर्मेशन करते हैं बाइलेयर मेम्ब्रेन की, राइट? सो ये जो है बाइलेयर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बाइलेयर मेम्ब्रेन जैसे कि जो हमारी सिंपल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो सिंपल बाइलेयर होती है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बार। राइट, और यहाँ पर इनकी जो 2 फैटी एसिड की हमें चेन देखने को मिलती है। राइट, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाना चाहिए अब कि जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स हैं वो क्या बना रहे हैं। ये कौन बना रहा है? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। ओके, सो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स जो हैं वो बाइलेयर मेम्ब्रेन की जो है फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं लिपोसोम क्या है। सो लिपोसोम जो है उसे हम इन वीवो नहीं बना सकते, उसे इन विट्रो बनाया जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है, एक एक्सेप्शन है हमारे लिए, पढ़ने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपोसोम, अब लिपोसोम क्या है? तो लिपोसोम के अंदर जो हमारे जो बल्की लिपिड्स है, जैसे कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, इनको यूज़ किया जाता है और कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की जाती है। ये पूरा सर्कल है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से पार्ट को बनाकर समझते हैं चीज़ को, राइट? तो ये ऐसे ही पूरा जो है सर्कल बनेगा इनका, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर बीच में जो है एक ड्रग इंसर्ट की जाती है, क्योंकि ये इन विट्रो है तो मतलब हम इनको लैब कंडीशंस में यूज़ करते हैं, इसको हम अपने मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बीच में लिपोसोम के बीच में जो है किसी ड्रग को इंसर्ट किया जाता है और इस ड्रग को जो है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है पहुँचाने के लिए यहाँ पर लिपोसोम की फॉर्मेशन की जाती है। यहाँ पर हमें 2-2 फैटी एसिड देखने को मिल रही है, 2-2 फैटी एसिड की चेन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इतना ही था लिपोसोम, बाइलेयर मेम्ब्रेन एंड जो हमारे मिसल थे। तो मिसल जो है वो स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में बन रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि लिपिड की कंपोजिशन क्या होती है। जो हमारी लिपिड मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन क्या होगी, और यहाँ पर जो हमारा मॉडल सेल था वो था आरबीसी। तो यहाँ पर भी हम मॉडल सेल के अंदर ही ये बात करेंगे। सो कंपोजिशन ऑफ लिपिड बाइलेयर। सो लिपिड बाइलेयर की यहाँ पर कंपोजिशन की बात हो रही है। जो हमने कल कंपोजिशन की बात करी थी वो हमने कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की करी थी। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लिपिड के पार्ट की, लिपिड बाइलेयर के पार्ट की। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आपको आगे कंटिन्यू करते हैं हम।
सो कंपोजिशन ऑफ लिपिड बाइलेयर, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो लिपिड बाइलेयर होती है, सबसे पहली बात है वो एसिमेट्रिकल होती है, उसकी कोई पार्टिकुलर सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, तो एसिमेट्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो जो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंड जो साइटोसोलिक लीफलेट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड जो हमारे मेम्ब्रेन लिपिड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थी, तो वो ग्लाइकोलिपिड जो है वो हमेशा कौन सी लीफलेट में प्रेजेंट होगा? ग्लाइकोलिपिड हमेशा प्रेजेंट होता है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे लिए, ग्लाइकोलिपिड इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये? नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर हमने कल जो फोस्फोलिपिड्स हैं उसके अंदर ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स की फर्दर दो टाइप देखी थी। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स की फर्दर दो टाइप कौन सी थी? फोस्फेटिडिक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड। अब जो डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड थे वहां पर अल्कोहल अटैच हो रही थी, और वहां पर कौन कौन सी हमने दो एग्जाम्पल भी समझे थे, एक कोलिन का एग्जाम्पल था, एक एंड सेरीन का एग्जाम्पल था। तो वो वहाँ यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर उनकी बात करें तो फोस्फेटिडाइल कोलिन कहाँ प्रेजेंट होगा, फोस्फेटिडाइल सीरीन कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट। तो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड की ही तरह फोस्फेटिडाइल कोलिन जो है, फोस्फेटिडाइल कोलिन इज प्रेजेंट इन नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। तो ये भी जो है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में जो है प्रेजेंट होती है। देन इसके अलावा हमने स्फिंगोफोस्फोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन समझा था, राइट, जो सेरामाइड से मिलकर बना होता है। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो जो हमारा स्फिंगोमाइलिन था, स्फिंगोमाइलिन ये भी जो है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के अंदर हमने समझ लिया कि ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, फोस्फेटिडाइल कोलिन भी वहीं पर प्रेजेंट होता है, और स्फिंगोमाइलिन भी प्रेजेंट होता है। अब अगर साइटोसोलिक लीफलेट की बात करें, जो साइटोसोल की तरफ जो लीफलेट है उसकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन प्रेजेंट होगा? तो वहां पर कौन प्रेजेंट होगा? वहां पर फोस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट होगा, फोस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर था? साइटोसोलिक लीफलेट में। तो ये जो है साइटोसोलिक लीफलेट में प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, लेकिन ये साइटोसोलिक लीफलेट के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें याद रखना है, ओके। अब आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो फोस्फेटिडाइल सीरीन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप लिख लीजिए कि जब एक एपोप्टोटिक सेल की हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चेक करते हैं, एक ऐसा सेल जिसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, या फिर वो जो सेल जो है उसकी डेथ होने वाली है, तो उसके अंदर जो फोस्फेटिडाइल सीरीन है वो मूव करके नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक एपोप्टोटिक सेल की पहचान होती है कि उसके अंदर जो फोस्फेटिडाइल सीरीन है वो हम जो है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में मिलेगा, ठीक है। तो इन एपोप्टोटिक सेल प्रेजेंट इन नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपोप्टोटिक सेल के अंदर ये जो है वो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के अंदर हमें मिलता है। अब लास्ट देखते हैं कि जो साइटोसोलिक लीफलेट है उसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है। तो जो साइटोसोलिक लीफलेट है उसके अंदर फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ये भी एक जो डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड का एग्जांपल है। तो फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन ये कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, साइटोसोलिक लीफलेट के अंदर हमें कौन से टाइप के लिपिड जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फोस्फेटिडाइल सेरीन, क्योंकि फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है वो एपोप्टोटिक सेल के अंदर हमें नॉन साइटोसोलिक साइड पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इन लिपिड्स की मूवमेंट की,
कि लिपिड की जो मूवमेंट है लिपिड बाइलेयर के अंदर वो किस तरीके से होती है, विद इन द लीफलेट, एक लीफलेट के अंदर कैसी होती है, और बिटवीन द लीफलेट यानी कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट और साइटोसोलिक लीफलेट के बीच में कैसे मूवमेंट होती है लिपिड की। चलिए समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसे ध्यान से समझिएगा। सो मूवमेंट ऑफ लिपिड मोलिक्यूल्स इन लिपिड बाइलेयर। सो एक लिपिड बाइलेयर के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरीके से होगी। चलिए चीज़ों को समझते रहिए, लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा अपने। तो यहाँ पर हमें दो टाइप की मूवमेंट जो है वो देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं विद इन द लीफलेट, एक लीफलेट के अंदर, ठीक है। सो विद इन द लीफलेट, सो एक लीफलेट के अंदर हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर इस विद इन द लीफलेट मूवमेंट को हम कह सकते हैं लेटरल मूवमेंट, इसे हम कह सकते हैं लेटरल मूवमेंट। ओके, अब इस लेटरल मूवमेंट जो है इसको हम कैसे एक और नाम से जानते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। हम क्या जानते हैं इसे, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी जो है इसे कहा जाता है। ओके, अब जो लेटरल मूवमेंट है, जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ये तब ज़्यादा होगी, यानी कि लिपिड जो है वो एक लीफलेट के अंदर तब ज़्यादा मूव करेगा जब वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो कम होगा और फ्लूइडिटी जो है वो ज़्यादा होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि लेटरल मूवमेंट लिपिड की एक विद इन द लीफलेट तब ज़्यादा होगी जब वॉन्डरवॉल फोर्स कम होगा और जब फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेटरल मूवमेंट इंक्रीज, कब इंक्रीज होगी, जब यहाँ पर वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करे, एंड फ्लूइडिटी, जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ना वो जो क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। जो फ्लूइडिटी यानी कि फ्लूइड कंटेंट जो है वो बढ़ने लगे, वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो डिक्रीज होने लगे, तब जो लिपिड की मूवमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी होगी, लेटरल मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होगी एक सिंगल लीफलेट के अंदर। और इसी तरीके से अगर जब डिक्रीज होगी तो वॉन्डरवॉल क्या है वो इंक्रीज होगा और फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये हमने समझ लिया विद इन द लीफलेट, विद इन द लीफलेट जो कंडीशन है उसके अंदर हमने चीज समझी है। अब हमें आगे समझना है यहां पर अब कि बिटवीन द लीफलेट जो है वो मूवमेंट कैसे होगी। तो यहां पर हमें समझना है अब बिटवीन द लीफलेट। अब बिटवीन द लीफलेट आप कैसे समझ सकते हैं, बिटवीन द लीफलेट यानी कि एक नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में लिपिड मॉलिक्यूल का मूव करना, या फिर साइटोसोलिक लीफलेट से नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में लिपिड मॉलिक्यूल का मूव करना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। एंड ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है इसके अंदर जो मूवमेंट है वो कैसी होती है, प्रोटीन मीडिएटेड, कैसी होती है, प्रोटीन मीडिएटेड। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर, एक नहीं इनफैक्ट 3 पार्टिकुलर जो प्रोटीन्स हैं वो काम करते हैं इन मूवमेंट को करवाने के लिए। तो लेकिन विद इन द लीफलेट मूवमेंट में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि यहाँ पर कोई प्रोटीन जो है वो काम कर रहा हो, लेकिन बिटवीन द लीफलेट, एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में जाने के लिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन मीडिएटेड यहाँ पर मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, वो 3 जो प्रोटीन्स मैंने आपको बताया वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है फ्लिपेज, इसका नाम है फ्लिपेज। अब फ्लिपेज के बारे में समझते हैं। फ्लिपेज जो है ये सबसे पहला पॉइंट फ्लिपेज के लिए कि फ्लिपेज जो है वो यहाँ पर किस तरीके की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ये सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है,
ये बिलोंग करता है कौन सी फैमिली को? पी टाइप, पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएज फैमिली को, ठीक है। पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएज फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे आप देख रहे हैं एटीपीएज फैमिली, यानी कि ये एटीपी डिपेंडेंट है। ये जो काम करता है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है, इसे अपनी फंक्शनिंग के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है इसे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? जीपीएल स्पेसिफिक। जीपीएल स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड स्पेसिफिक, क्योंकि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड ही जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड स्पेसिफिक जो है यहाँ पर इसकी मूवमेंट होती है। फोर्थ पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये फ्लिपेज के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और क्या है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में करवा रहा है। तो ये जो मूवमेंट करवा रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स की, वो करवा रहा है नॉन साइटोसोलिक टू साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। तो नॉन साइटोसोलिक साइड से साइटोसोलिक साइड जो है मूवमेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स की कौन करवा रहा है? फ्लिपेज करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई हमें बाई डायरेक्शनल जो है मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, यानी कि साइटोसोलिक लीफलेट से नॉन साइटोसोलिक लीफलेट तक ले जाने के लिए फ्लिपेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये कैसा है? यूनी डायरेक्शनल। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? अलोंग द ग्रेडियंट होनी चाहिए या फिर अगेंस्ट द ग्रेडियंट होनी चाहिए? आप बताइए। वेरी गुड, इसकी जो मूवमेंट है वो हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगी, क्योंकि ये एटीपी डिपेंडेंट है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो यूज हो रही है इस प्रोसेस के लिए। अगर एनर्जी लग रही है तो यहाँ पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है मूवमेंट करवाता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा फ्लिपेज के बारे में। अब समझते हैं जो सेकंड हमारा प्रोटीन मीडिएटेड जो ट्रांसफर है उसके बारे में। तो सेकंड को करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है फ्लोपेज। एक था फ्लिपेज, एक है फ्लोपेज। अब फ्लोपेज क्या करता है? फ्लोपेज के बारे में भी जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट समझते हैं हम। चलिए जल्दी से एक एक पॉइंट समझते हैं हम। ओके, सो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? सबसे पहला पॉइंट, ये एबीसी ट्रांसपोर्ट जो फैमिली है उसका मेंबर है। एबीसी ट्रांसपोर्ट फैमिली का ये मेंबर है। ये एबीसी ट्रांसपोर्ट फैमिली क्या है, ये पी टाइप ट्रांसपोर्ट फैमिली क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा जब हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। उसके अंदर हम स्पेसिफिकली इन फैमिलीज के बारे में समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बाइलेयर की बात कर रहे हैं, लिपिड जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनके अंदर कौन कौन से चैनल्स होते हैं, कौन कौन से कैरियर्स होते हैं, उन सब के अंदर डिटेल्ड आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या एटीपी डिपेंडेंट होगा या नहीं? बिल्कुल ये एटीपी डिपेंडेंट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लिपेज एंड फ्लोपेज दोनों ही प्रोटीन जो है वो एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्या ये जीपीएल स्पेसिफिक होगा? यस, ये भी जीपीएल स्पेसिफिक होगा, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड स्पेसिफिक होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर ये मूवमेंट कहाँ से करवाया गया? तो ये साइटोसोलिक टू नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में मूवमेंट करवाएगा। ये बिल्कुल फ्लिपेज से मूवमेंट के मामले में अपोजिट है। वो नॉन साइटोसोलिक टू साइटोसोलिक, ये साइटोसोलिक टू नॉन साइटोसोलिक मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। इसकी मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए, यूनी डायरेक्शनल, तो ये होनी चाहिए यूनी डायरेक्शनल। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये क्या अलोंग द ग्रेडियंट करेगा या फिर अगेंस्ट द ग्रेडियंट करेगा? तो ये भी ऑलवेज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर अब हमने समझ लिया है फ्लिपेज के बारे में एंड फ्लोपेज के बारे में। अब लास्ट जो था हमारा प्रोटीन उसकी बात करते हैं, इसका नाम है स्क्रैम्बलेज। इसका नाम है स्क्रैम्बलेज।
तो स्क्रैम्बलेज के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्क्रैम्बलेज का, कि ये जो है एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये जो है एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो स्क्रैम्बलेज जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेगा या अलोंग द ग्रेडियंट। अब देखिए एटीपी इंडिपेंडेंट है तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है, तो अपने आप ये बता रहा है कि ये जो मूवमेंट है यहाँ पर ये अलोंग द ग्रेडियंट होगी। ठीक है, सो ऑलवेज अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है, सो ये हमेशा अलोंग द ग्रेडियंट जो है ये मूव करता है। ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो जिस लीफलेट के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से मूवमेंट होगी उस रीजन में, उस लीफलेट में जहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको सब पता है, वेरी गुड। आगे मूव करते हैं। अब फ्लूइडिटी की बात करते हैं, बाई लेयर की फ्लूइडिटी के बारे में। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर था लीफलेट के बीच में विद इन द लीफलेट, वो हमने समझ लिया है, वो कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आगे बात करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ बाइलेयर। सो फ्लूइडिटी ऑफ बाइलेयर समझिए। अब फ्लूइडिटी ऑफ बाइलेयर यानी कि जो फ्लूइडिटी है, बाइलेयर की जो फ्लूइडिटी है वो किस टाइम पर इंक्रीज होगी, किस टाइम पर डिक्रीज होगी, किस मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होगी, राइट। किस जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोल्ड स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हाइड्रोकार्बन टेल है जो यानी कि जो फैटी एसिड चेन है उसके साइज कम और ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्लूइडिटी के ऊपर, तो उसे हम समझेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो समझते हैं। तो अगर लेटरल मूवमेंट होगी, समझ रहे हैं आप, लेटरल मूवमेंट के बारे में अभी हमने पॉइंट लिखा है कि लेटरल मूवमेंट तब ज़्यादा होगी जब फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। सो फ्लूइडिटी जो है प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेटरल मूवमेंट के। और लेटरल मूवमेंट यानी कि वो मूवमेंट जो कि एक लीफलेट के अंदर हो रही है। ठीक है, अगर ये डिक्रीज करेगी तो ये भी डिक्रीज करेगी, अगर ये इंक्रीज करेगी तो ये भी इंक्रीज करेगी। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट के होने की बात करते हैं। सो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा, मोलिकुलर मोशन जो है, जो मोलिक्यूल्स का जो मोशन है लिपिड बाइलेयर में, लिपिड मोलिक्यूल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज करेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। समझिए अब इस चीज़ को। अब हम पहला केस पढ़ रहे हैं टेम्परेचर का। ठीक है, तो अब समझिए इस चीज़ को। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर है, राइट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने इस लिपिड बाइलेयर को मूव करवा दिया, सेम लिपिड बाइलेयर है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर हमने इसे मूव करा दिया फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर जो फ्लूइडिटी है, देखिए जो फैटी एसिड चेन है उसके स्ट्रक्चर में देखिए हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या बता रहा है कि फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज कर गई, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड बाइलेयर में। और जब वो इंक्रीज हुई तो उससे क्या हुआ कि जो मोलिक्यूल्स का मोशन है, जो मोलिकुलर मोशन है वो इंक्रीज हो गया, और जिसकी वजह से जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर, वो इंक्रीज हो गई। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कह देते हैं जेल लाइक। ठीक है, ये जेल लाइक है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो लिपिड बाइलेयर है, और यहाँ पर ये क्या है, फ्लूइड लाइक। ओके, तो ये जो है फ्लूइड लाइक है, वो जेल लाइक है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। अब आगे समझते हैं। ओके, जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसे कवर करते हैं।
यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कवर करा है। अब आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक जगह ग्लिसरोफोस्फोलिपिड प्रेजेंट हो, एक जगह स्फिंगोफोस्फोलिपिड प्रेजेंट हो, तो फ्लूइडिटी हमें किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक जगह GPL प्रेजेंट है, एक जगह SPL प्रेजेंट है, तो फ्लूइडिटी किसके अंदर ज़्यादा होगी? यहाँ पर 2 फैटी एसिड की चेन होती हैं, यहाँ पर 1 फैटी एसिड की चेन होती है। तो आप बताइए कि यहाँ पर किसके अंदर ज़्यादा फ्लूइडिटी हमें देखने को मिलेगी? तो स्फिंगोफोस्फोलिपिड जहाँ पर 1 फैटी एसिड की चेन है, वहाँ पर फ्लूइडिटी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्लूइडिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड जो है वहाँ पर 2 फैटी एसिड की चेन है, तो 2 फैटी एसिड की चेन है, तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन करेगी, एंड जो फ्लूइडिटी है वो वहाँ पर कम देखने को मिलेगी। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अगर जो फैटी एसिड चेन है, हम तब थर्ड पॉइंट की तरफ आ गए हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो हमारी एक यहाँ पर फैटी एसिड की चेन है, उसकी लेंथ है 16 कार्बन। ठीक है, ये 16 कार्बन मॉलिक्यूल की बनी है। यहाँ पर जो फैटी एसिड है उसकी जो लेंथ है वो 14 कार्बन की। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर किसके अंदर फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी? तो फ्लूइडिटी जो है वो 14 कार्बन वाली जो फैटी एसिड चेन है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो फ्लूइडिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो थिकनेस है बाइलेयर की वो यहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ पर थिकनेस कम होगी क्योंकि जो लेंथ है हाइड्रोकार्बन चेन की वो कम है, और थिकनेस कम होने से, थिन होने की वजह से फ्लूइडिटी जो है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, कोई ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है ये। देन अगर आगे मूव करते हैं तो अगर अनसैचुरेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो अगर ज़्यादा होंगे तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? चलिए समझते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, अगर यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर ज़्यादा है, तो किसके अंदर फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, किसके अंदर फ्लूइडिटी कम होगी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा है स्ट्रक्चर के अंदर, फैटी एसिड जो चेन है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि यहाँ पर जो चेन है उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वहाँ पर फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर फ्लूइडिटी कम होगी। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कभी फॉर एग्जांपल अगर हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड वाले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अगर हमने, या फिर एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाइलेयर जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी है, अगर हमने इसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया, अगर हमने इसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? तो इसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइडिटी जो है वो कम है। अगर हम इसे एक फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रख देंगे तो इसके लिए बुरा होगा, क्योंकि वहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है चेन चाहिए। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन बन जाता है अक्सर। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम आगे मूव करते हैं तो कोल्ड सेंसिटिविटी और जो कोल्ड रेजिस्टेंट की बात हो चुकी है। अगर लो सैचुरेशन होगा तो वो कोल्ड कैसी होगी, वो कोल्ड सेंसिटिव होगी। ठीक है, और कोल्ड रेजिस्टेंट कब होगी? जब वहाँ पर हाई अनसेचुरेशन होगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो है कुछ बात कर चुके हैं और थोड़ी सी बात हम आज करेंगे। तो फ्लूइडिटी का जो पॉइंट है वो अब खत्म हो चुका है। अब हम मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। सो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं
तो कार्बोहाइड्रेट्स जो, जैसे कि मैंने बताया था कि आरबीसी जो हमारा मॉडल सेल होता है उसके अंदर 1% या फिर लेस देन 1% जो है हमें क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की देखने को मिलती है। ये ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन जो है फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ अटैच है तो हम उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं, अगर लिपिड के साथ अटैच है तो हम उन्हें ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें समझनी है, एक वर्ड हमें समझना है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स जो है, फॉर एग्जांपल अब समझते हैं, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए लिपिड बाइलेयर है और इसके ऊपर हमें जो है अक्सर कार्बोहाइड्रेट की ऐसे एक लेयर देखने को मिलती है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर हमें एक लिपिड मेम्ब्रेन, सॉरी हमारे लिपिड की बाइलेयर है। इस बाइलेयर के ऊपर अक्सर हमें जो है एक कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर देखने को मिलती है। तो ये लेयर नहीं होती, एक्चुअली होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर प्रोटीन्स और लिपिड के साथ अटैच है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो यहाँ पर ऐसा प्रतीत करवाते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर लेयर नहीं होती है। वो सिंगल सिंगल ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर एक लेयर का जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो उसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इस ग्लाइकोकैलिक्स को जो है एक एंटीजन जो है डिटर्मिनेंट की तरह, यानी कि एंटीजन को पकड़ने के लिए जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के पास सीडीआर्स होते हैं, तो सीडीआर जो हैं वो इसी ग्लाइकोकैलिक्स को जो है कैच करते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसे पता लगाते हैं कि ये हमारे ही बॉडी का है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल है, राइट। तो ये एक्ट एज, कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज एंटीजन डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो एंटीजन को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड ग्रुप को भी डिस्टिंग्विश करने में रिस्पॉन्सिबल है, तो हेल्प्स इन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो ये जो है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप, सो ये ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, और जिनको भी मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी लगता है मैं उनसे कहूँगा, या फिर आपको लगता है अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो क्या करिए, आप जो यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन होता है कि स्पीड अप करने का, तो आप स्पीड अप कर लीजिए आपकी वीडियो जो है उसे, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को देख पाएँ। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम। ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमंस, ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो अब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ह्यूमंस के केस में। सबसे पहले बात करते हैं हम एबीओ ब्लड ग्रुप की। किसकी? एबीओ ब्लड ग्रुप की। सो एबीओ ब्लड ग्रुप की अब हम बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की, यानी कि ये जो आइडेंटिफाई हम इन्हें करते हैं वो इस बेसिस पर करते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि जो आरबीसी है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उस बेसिस पर इन ब्लड ग्रुप को, जो ए पॉजिटिव या फिर हम ए नेगेटिव कह देते हैं, राइट। तो ए बी पॉजिटिव, जो बी पॉजिटिव, डिफरेंट टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई किस बेस पर करते हैं कि रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। सो आइडेंटिफाइड by the presence of antigen on the plasma membrane of आरबीसी, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उस बेसिस पर जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। तो चलिए समझते हैं एक बार। अब ब्लड ग्रुप की बात करें तो मान लीजिए ये आरबीसी है, और इस आरबीसी के ऊपर यहाँ पर ये ए एंटीजन जो है ये प्रेजेंट है,
ठीक है, ये क्या है, आरबीसी है। सो इस आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हमने कहा कि ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। ऐसे ही ये अनदर आरबीसी है, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो हमने इसे कह दिया कि ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक और हमने बनाया आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर हमने कहा यहाँ पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर ए बी प्रेजेंट है और यहाँ पर बी भी प्रेजेंट है, तो हमने इसका ब्लड ग्रुप क्या डिसाइड कर दिया कि इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। ऐसे ही एक और ब्लड ग्रुप देखा, एक और आरबीसी को देखा। इस आरबीसी के ऊपर हमें किसी भी तरीके का जो है वो एंटीजन देखने को नहीं मिला, तो हमने इसको क्या कह दिया, ये ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसे किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अगर एक के ऊपर ए एंटीजन है तो उसे हमने ए ब्लड ग्रुप कह दिया, किसी आरबीसी के ऊपर अगर बी ब्लड ग्रुप है किसी ह्यूमन के अंदर तो हमने उसे कह दिया कि इस ह्यूमन के अंदर बी ब्लड ग्रुप है। किसी ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर ए एंड बी दोनों है एंटीजन, तो हमने इसे कह दिया इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, एक और एंटीजन होता है जो कि इन जो चारों टाइप की आरबीसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं, एक और एंटीजन होता है और उसे हम कहते हैं एंटीजन एच। क्या कहते हैं उसे, एंटीजन एच। ठीक है, तो चाहे वो ओ ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो ए बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो ए हो। ठीक है, तो इन सब के अंदर एक और एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर जरूर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एंटीजन एच। ठीक है, ये आपको अब क्लियर होना चाहिए कि एंटीजन एच जो है वो कैसे प्रेजेंट होता है। ओके, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमंस के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसे कैसे डिसाइड किया जाता है। आगे हमें क्या समझना है कि यहाँ पर जो एंटीजन एच है उसका काम कौन कर रहा है, उसको ऐड कौन करवा रहा है, उस एंटीजन को जो एंजाइम ऐड करवा रहा है उसके जीन्स जो हैं वो कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो अब एक एक करके समझते रहेंगे चीज़ों को, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। तो जो लिपिड एंड प्रोटीन की जो है यहाँ पर ये बनी होती हैं, राइट। अब लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है तो यहाँ पर आप समझिए, फॉर एग्जांपल अब देखिए, अब यहाँ पर इस फ्यूकोज को ऐड करा गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है फ्यूकोज। ठीक है, ये है हमारा एंटीजन एच। ठीक है, ये एंटीजन एच है फ्यूकोज। अब फ्यूकोज को ऐड करवाने के लिए यहाँ पर किस एंजाइम ने काम करा, तो फ्यूकोज को ऐड करवाने के लिए जिस एंजाइम ने यहाँ पर काम करा उसका नाम है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज जो है उसने फ्यूकोज को यहाँ पर ऐड करवाने का काम करा, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज ने। अब ह्यूमंस के अंदर फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज जो है इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 19 पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि फ्यूकोज को जो है यहाँ पर लिपिड प्रोटीन्स के साथ, यहाँ पर लिपिड प्रोटीन की जो लेयर है उसके साथ बाइंड करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम। और इस एंजाइम के जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं एंटीजन ए की। सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। एंटीजन एच की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर भी सेम वही लिपिड प्रोटीन है, यहाँ पर भी आपको इस तरीके की हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्यूकोज यहाँ पर हम ऑलरेडी ऐड करवा चुके हैं, रेड कलर से हमने फ्यूकोज को दिखा दिया। अब यहाँ पर ये जो है फ्यूकोज से नेक्स्ट जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल ये होता है, हम इसको रेड से नहीं, हम इसको किसी और कलर से दिखाते हैं। ओके, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये कौन सा है, ये है गैलेक्टोज। ठीक है, ये है गैलेक्टोज। यहाँ पर ये था फ्यूकोज, राइट।
अब यहाँ पर इस गैलेक्टोज के साथ जो है एंटीजन ए को ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंटीजन ए है उसे ऐड किया जाता है। ओके, तो एंटीजन ए कौन सा है यहाँ पर, ये कौन सा एंटीजन है, इसका काम कौन कर रहा है एंटीजन ए का, तो उसका नाम होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन, गैलेक्टोजमीन, ठीक है। एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन जो है यहाँ पर काम करता है। अब इसको ऐड करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन ट्रांसफरेज। तो आप यहाँ पर, अब मैं ट्रांसफरेज लिख देता हूँ, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। तो ट्रांसफरेज एंजाइम है यहाँ पर। अब इस ट्रांसफरेज एंजाइम के जो जीन्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पर हैं, तो वो है क्रोमोसोम नंबर 9 पर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर लिपिड और मेम्ब्रेन से जो है स्ट्रक्चर बना है। फ्यूकोज जो है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज ने ऐड करवा दिया। उसके बाद अब फ्यूकोज से आगे जो है गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है हर केस में, हर केस में प्रेजेंट होगा, ह्यूमंस में हर केस में प्रेजेंट होगा, हर आरबीसी में। तो यहाँ पर इस गैलेक्टोज के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन जो है वो अगर उसे ऐड करवा दिया जाए तो ये होगा एंटीजन ए का काम करेगा, ठीक है। अब एंटीजन बी की समझते हैं। अब एंटीजन बी को समझते हैं, लास्ट है ये हमारी इस वीडियो का टॉपिक, एंटीजन बी। अब एंटीजन बी, तो एंटीजन बी के अंदर यहाँ पर सब कुछ कॉमन रहेगा। यहाँ पर हमारा फ्यूकोज आ गया एंड यहाँ पर जो है ये गैलेक्टोज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी, बस अब आपको ये एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर जो है गैलेक्टोज के साथ अब कौन होगा, तो गैलेक्टोज के साथ गैलेक्टोज ही होगा, ठीक है। ये भी गैलेक्टोज, ये फ्यूकोज और ये भी गैलेक्टोज, ठीक है। तो दो गैलेक्टोज जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर तो वो है एंटीजन बी। अब यहाँ पर ये गैलेक्टोज को ऐड कौन करवाया, तो गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज ने जो है इसे अब ऐड करवा दिया, ठीक है। अब इसके क्रोमोसोम, इसका जीन्स जो है वो कौन से नंबर क्रोमोसोम पे है, तो क्रोमोसोम नंबर 9 पर ही जो है इसके जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है इस जो लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। अब आपका काम ये है कि आप इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करें, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट की वीडियो जो है उसे भी अभी साथ के साथ डाल दिया गया है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी देखिए, उस वीडियो को भी समझिए, ताकि आपका सेल बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इन 3 वीडियोज़ में जो है पूरे तरीके से तैयार हो जाए, ताकि आप CSIR, DBT, गेट, एक्सेल में जो है इस टॉपिक से बहुत अच्छे नंबर बटोर सकें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपके लिए तैयार की जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच।